नमस्कार। मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं बच्चों आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता इसके पहले भाग को समझाने जा रही हूं और आज हम इसके कुछ भाग पढ़ेंगे। पाठ के सबसे पहले जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे इसके बारे में जानेंगे। वे दो तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे, एक तो कृषि और दूसरा पशुपालन। दो तरीकों से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। कृषि में बच्चों गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल इसका उत्पादन वे करते थे। इसी प्रकार पशुपालन में वे भेड़, बकरी, भैंस और सूअर को पालते थे। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि वहां से मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि शायद वे मछली पालन भी करते हों और पक्षियों को भी वे पालते हों। अब हम इसका मैप देख लेते हैं बच्चों। इस वाले पाठ में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इन भागों के बारे में मैं बार बार बताऊंगी और इस पाठ में से जो भारत में चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी है उसका अधिकतर भाग ये पाकिस्तान में बहता है और इसके बहुत जो बड़े बड़े नगर हैं वो पाकिस्तान में ही स्थित है। आज तो हम हमारे जो एग्जाम में आता है, जो भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल स्थित है वे मानचित्र में भरने को आते हैं। तो हम ये देखेंगे बच्चों, ये सबसे पहले कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में जो ये मांडा है ये यहाँ से वहाँ की जो स्थल है वो उस पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अंश यहाँ मिले हैं, है ना। इसी प्रकार जो है हरियाणा में जो है ये राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, है ना। और राजस्थान में बच्चों कालीबंगन और ये गुजरात में धोलावीरा, ये नागेश्वर और इसके जो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके बिल्कुल पूरा ये ऐसा वाला भाग है, तो इसके एक छोर में नागेश्वर आप देखते हैं। इसे नाग के अगर नाम भी नागेश्वर है तो बिल्कुल नोक में जो है नाग के मुंह में यहाँ पर नागेश्वर और उसके जस्ट अपोजिट बिल्कुल लास्ट में इधर ये है लोथल और इसके पास में है ये रंगपुर, ये बच्चों रंगपुर और ये लोथल। तो ये प्रमुख स्थल है जो भारत के हैं, जो कि भारत का मैप आता है आपके एग्जाम में और इन्हीं में से कुछ पूछा जाता है प्रश्न। तो या तो मांडा, राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, कालीबंगन और गुजरात में धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल और रंगपुर। तो ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थल है जो कि भारत में स्थित है। अब हम बच्चों वो देख लेते हैं कि भारत के मैप में नहीं है, वो भारत में नहीं है लेकिन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इस पाठ में जब हम अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में इनके नाम आएंगे, जैसे कि ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, है ना। और बच्चों यहाँ पर ये हड़प्पा, ये दोनों स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। तो ये दो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये बच्चों इसी तरह से इसमें चौंदड़ो जो है पाकिस्तान में, बालाकोट, है ना, इनके बारे में आता है, कोट दिजी, ये हम जब लेसन पढ़ेंगे तो इनके बारे में आएगा। तो ये प्रमुख स्थल पाकिस्तान में है। ऐसे ही शोतुरगई अफगानिस्तान में भी इधर जो है शोतुरगई नामक स्थान है, वह भी आपके जो है एग्जाम में नहीं आता लेकिन बीच में आपको पढ़ाएंगे तो आएंगे। समझा रही हूँ कि भाई आपके अफगानिस्तान में यह स्थल आता है। आगे बच्चों चलते हैं। आगे है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि में किन किन प्रौद्योगिकी का वे प्रयोग करते थे इसको जान लेते हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन और बैलों की मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार जो है ये पक्की मिट्टी के बैलों के चित्र मिले, मतलब मूर्तियां मिली हैं, तो उससे पता चलता है कि वे जो खेत हैं उनको शायद इन बैलों की सहायता से ही जोतते होंगे।
आगे बच्चों चोलिस्तान जो है ये जो है पाकिस्तान में है। चोलिस्तान और बनावली है ना, अभी मैंने आपको बताया बनावली, वही बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो ये प्रश्न आता है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं, तो वो चोलिस्तान और बनावली में मिले हैं। हल मिले हैं वहां पर। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि शायद वे खेती के लिए इसका प्रयोग करते होंगे। अब कालीबंगन, जो कि अभी बताया था आपको राजस्थान में है मैप में, तो कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत मिलते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो कालीबंगन नामक स्थान से मिले हैं। आगे बच्चों, इस खेत में हल के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। समकोण पर ऐसे और ऐसे, है ना, तो ऐसे काटते हुए दिखे, तो इससे पता जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो एक साथ उगाते थे वे और दो फसलें एक साथ उगाते होंगे, ऐसा लगता है। ऐसे जो है ये यहाँ पर ऐसे और फिर ऐसे, तो इस समकोण पर तो शायद एक फसल यहाँ उगाते होंगे और एक फसल ऐसे एक साथ उगाते होंगे, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। कहाँ पर मिला है ये? कालीबंगन नामक स्थान पर, जो कि राजस्थान में अभी हमने मैप में देखा था वही। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के खेतों में सिंचाई की जाती होगी, क्योंकि हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। तो कुछ हड़प्पा स्थल जो हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इसलिए पुरातत्वविद मानते हैं कि जो सिंचाई थी वो की जाती होगी उन खेतों में, है ना। और वो सिंचाई अफगानिस्तान में, जैसे आपको बताया भी, शोतुरगई, अफगानिस्तान में शोतुरगई नामक स्थल से जो है नहरों के अवशेष मिले हैं। और जबकि पंजाब और सिंध यहाँ पर नहरें नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ वर्षा होती थी, है ना, और यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में नदियां भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नहरों के अवशेष नहीं मिले। जिन जिन हड़प्पा स्थलों में ऐसा है कि शुष्क है वो, है ना, वहाँ बारिश नहीं होती थी और जो है बरसाती नदियां थी, तो उन स्थानों पर नहरें मिली हैं। उन नहरों से वे उन्होंने तालाब बनाया, जलाशय बड़ा सा, और उससे वे नहरों से सिंचाई करते होंगे। तो प्रश्न आता है कि नहरों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिले हैं, तो अफगानिस्तान के शोतुरगई नामक स्थान पर ये अवशेष मिले हैं। आगे बच्चों, कुओं से प्राप्त पानी का भी प्रयोग शायद सिंचाई के लिए किया जाता होगा। कुएं का भी वे प्रयोग, क्योंकि कुएं मिले हैं कई खेतों के आसपास, इसीलिए। इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि कार्य हेतु जल संचयन के लिए किया जाता होगा। धोलावीरा अभी हमने पढ़ा था, जो कि गुजरात में स्थित है, तो मानचित्र में हमने देखा था, तो वही है धोलावीरा जो है, वहां पर जलाशय स्थित है, पानी के बड़े बड़े जलाशय है, और उससे जो उसमें जल संचय होता था, जल स्टोर करके रखते होंगे और फिर कृषि कार्य में उसका प्रयोग करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जलाशयों का प्रयोग कृषि कार्य में कहाँ, उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ होता होगा, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो वो धोलावीरा गुजरात में। बच्चों आगे चलते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो, जो कि अभी मैप में बताया, वो पाकिस्तान में स्थित है आज के समय में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो वहाँ के प्रमुख नगर थे, उनमें से मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे। और एक नियोजित शहर था, प्लानिंग कर रखी थी पहले से, उस शहर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको पूरा देखकर ऐसा पता चलता है कि प्लानिंग की होगी, पहले से नियोजन किया होगा और उसके बाद वो शहर बनाया होगा। तो जो बस्ती थी वो दो भागों में बांटी है पुरातत्वविदों ने, एक है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। इसको हम देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा, ये दुर्ग बच्चों और ये निचला शहर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुर्ग जो है छोटा क्षेत्र है और जो निचला शहर है ये बड़ा क्षेत्र है। और जो है इसमें आप देख रहे हैं, जो दुर्ग है
इसकी बाउंड्री लाइन है और इसकी भी बाउंड्री लाइन है। तो ये बाउंड्री लाइन हुआ करती थी। और इसके दुर्ग के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि ये ऊंचाई पर स्थित था, है ना। इसके बारे में आज हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग बच्चों ये ऊंचाई पर बना एक छोटा सा क्षेत्र था, जैसा कि आपने देखा कि छोटा है वो और निचला शहर बड़ा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो ऊंचाई पर स्थित था दुर्ग और ये छोटा क्षेत्र था। यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, है ना। ऐसे एक चबूतरा बना था, उसके ऊपर सारी संरचनाएं बनी थी, जिन संरचनाओं के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। इस प्रकार निचले शहर से यह अलग किया गया था। जैसा बताया बाउंड्री लाइन थी उनकी, तो दीवार से पूरा घिरा हुआ था और इस वजह से वो निचले शहर से अलग था। आगे बच्चों इसमें माल गोदाम जैसी संरचना थी। ये आप देख रहे हैं, ये निचला शहर का स्ट्रक्चर है और ये माल गोदाम है। माल गोदाम जैसी संरचना थी और माल गोदाम मतलब एक तरह से स्टोर रूम था। वो अपने जो अनाज होते होंगे, खाद्यान्न, उनको यहाँ पर संरक्षित करके रखते होंगे। तो माल गोदाम जैसी संरचना थी और इसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष है। नीचे वाला हिस्सा जो है, जो ईंटों से बना था, वह शेष है। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना था, जो बहुत पहले नष्ट हो गया होगा। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो लकड़ी का था। ऐसा पुरातत्व मानते हैं कि शायद वो लकड़ी का होगा और लकड़ी जैसे कि पानी लग के इतने हजारों करोड़ों वर्षों में जो है गल गई, तो इसीलिए वह स्ट्रक्चर अब शेष नहीं है। तो जो ऊपरी हिस्सा अब हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन निचला हिस्सा हमें दिखता है, जो कि माल गोदाम का था। दुर्ग में ये दुर्ग जो संरचना, इसमें विशाल स्नानागार आंगन पर बना एक जलाशय था। ये विशाल एक स्नानागार है और यह सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विशाल स्नानागार। और ये दुर्ग में बना हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये विशाल स्नानागार। और यह स्नानागार आयताकार था, रेक्टेंगल शेप में ये था। जैसा आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल शेप में स्नानागार ऐसा था और जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था। आप देख रहे हैं, ये गलियारा है, चारों ओर गलियारे से ये घिरा हुआ है। और इसके तल तक जाने के लिए इसके उत्तर और दक्षिण की भाग में दो दो सीढ़ियां थी, स्टेप्स थी इसमें नीचे जाने के लिए। जैसा हम जाते हैं किसी भी तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही इनके यहाँ जो है विशाल स्नानागार था, उसमें दो स्टेप थी, दो सीढ़ियां थी, जो कि तल तक किसी व्यक्ति को पहुंचाती होंगी। तो दो सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके जो किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम का पाउडर का प्रयोग कर इसे जलबद्ध किया गया था, मतलब वाटर प्रूफ किया गया था। जलबद्ध का मतलब वाटर प्रूफ। इन्होंने पहले ईंटें उसमें नीचे जमाई थी और उसके बाद जिप्सम का पाउडर उसमें लगाया था। इससे क्या हुआ, वो जलबद्ध हो गया, वाटर प्रूफ हो गया और पानी इसके नीचे नहीं जाता होगा। जितना वे पानी डालते होंगे उतना उसमें बहता होगा। इसके तीनों ओर कक्ष थे, इसके तीन ओर जो है कक्ष थे और जिसमें से एक बड़ा कुआं था। जिसमें जो कक्ष बने थे उनमें से एक में जो है बड़ा सा कुआं था और इस स्नानागार से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो जो स्नानागार है, इसकी सफाई का, जैसे कि पता है आपको, सफाई का वे बहुत ध्यान रखते थे। तो इसका जब पानी है वे समय समय पर साफ करते होंगे। तो वो जो पहले वाला पानी जब वो साफ करते होंगे, उसके तल को बिल्कुल साफ करते होंगे और उसके बाद ऊपर जो है पानी डालते होंगे। तो इस प्रकार जो है नाले भी बड़ा नाला में वो बह जाता था, नाला बना हुआ है। और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार है ना। उत्तर की तरफ जाते हैं तो उसमें एक गली में एक छोटी सी संरचना बनी हुई थी और उसमें 8 छोटे छोटे स्नानागार हैं। तो ये इनका भी कुछ प्रयोजन होता होगा। प्रत्येक स्नानागार से
नालियां गलियारे के साथ बने नाले में मिलती थी। जो गलियारा बना था उसमें जैसा बताया था भी नाला था, तो उस नाले में प्रत्येक जो छोटे 8-8 स्नानागार थे ना, उससे नालियां निकलकर इस बड़े से नाले में चली जाती होंगी। चली जाती मतलब स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो इस प्रकार वे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के मिलने के कारण यह माना जाता है कि इसका प्रयोग विशेष आनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। जब मेले, त्योहार, उत्सव कुछ होते होंगे तभी इस स्थान का प्रयोग, इस दुर्ग वाले स्थान का प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि इसमें इतने विशाल स्नानागार है, 8 स्नानागार है, कुएं हैं। तो जब सामूहिक आयोजन होता होगा, उत्सव, मेले, त्योहार जो आयोजन होता होगा, तब शायद वे सभी लोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए इस स्थान पर एकत्रित होते होंगे, दुर्ग नामक स्थान पर, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके दूसरे भाग को समझाने जा रही हूँ। आज हम इसमें पढ़ेंगे गृह स्थापत्य। सबसे पहले आवासीय भवनों में गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि आपको बताया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहां के 2 प्रमुख नगर थे। उसमें हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था और दुर्ग के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था, और आज हम निचले शहर के बारे में पढ़ेंगे। बस्तियों के 2 भाग थे, एक निचला शहर और एक दुर्ग के बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम निचले शहर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो निचला शहर मिला है, उसमें जो भवन थे वो आंगन पर केंद्रित थे। बीच में सेंटर में आंगन था और चारों तरफ फिर कमरे बने हुए थे। एक तरफ मेन गेट था, तो जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र थे। जो आंगन था सेंटर में, वहां पर खाना बनता होगा और शायद कताई का काम भी होता होगा। यहाँ का एक रोचक पहलू यह है कि यहाँ के लोगों को एकांतता पसंद थी। वे प्राइवेसी पर ज्यादा जोर देते थे। उसके 2 कारण हैं। एक तो भूतल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर था, उसकी जो कमरे थे, उसमें कहीं भी खिड़की नजर नहीं आई है। साथ ही मुख्य द्वार से आंगन का अवलोकन नहीं हो सकता था। जो मेन गेट था उससे आंगन नहीं दिखता था। मेन गेट और उसके बाद में दीवार और दूसरी तरफ फिर गेट, उससे वो आंगन की तरफ जाते थे। तो इसलिए वे लोग एकांत पसंद लोग थे। प्रत्येक घर में ईंटों से बना एक स्नानागार था। तो एक स्नानागार था हर घर में, और वह ईंटों से बना था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी थी। तो जो नालियां, क्योंकि पानी जाता था, तो पानी जाने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया, नाली व्यवस्था उनकी बहुत सुदृढ़ थी। तो वो जो नालियां थी, वो सड़क की जो नालियां थी उसमें बाहर जाके मिल जाती थी। कुछ घरों की छत पर जाने के लिए, प्रथम तल पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। कुछ ही घरों में मिली है। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। कई घरों में कुएं मिले हैं। कुएं अधिकतर घरों में, मोहनजोदड़ो के जो घर मिले हैं उनमें अधिकतर में कुएं मिले हैं, और जो ऐसे कक्ष पर बने थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता होगा। ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि
वो जो मेन गेट था, मेन गेट से एक तरफ अंदर जाते थे और उसके साइड में इधर एक कमरा सा बना था, उसमें कुआं था और उसका जो गेट था कुएं वाला कमरे का, उसका वो बाहर से ही था। तो ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि जो राहगीर थे जब उनको प्यास लगती होगी तो कुएं से पानी ले लेते होंगे, और जो घर वाले लोग थे उन्हें भी जब जरूरत होती थी तो वे घर से बाहर आके ही पानी लिया करते होंगे। तो ऐसा वे मानते हैं। मोहनजोदड़ो में 700 के लगभग जो है कुओं की संख्या थी। तो प्रत्येक घर में कुएं थे, तो उनकी जो संख्या थी वो 700 थी। आगे बच्चों, अगला है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नताएं, अमीर और गरीब, उनके बारे में पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी, इसके लिए कई गतिविधियों का प्रयोग करते थे। आज हम इस पाठ में दो विधियों का प्रयोग करेंगे। पहली है शवाधान। शवाधान से वे पता लगाते हैं कि वो लोग अमीर थे या फिर वे गरीब थे। इनमें से एक थी शवाधान। इसका अध्ययन उन्होंने किया है। मिस्र के पिरामिडों में से कई राजकीय शवाधान थे जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति मिली थी और ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब इनमें हड़प्पा स्थलों में मृतकों को आमतौर पर दफनाया जाता था। वे अधिकतर अपने जो शव होते थे उनको दफनाया करती थी। इनकी जो बनावट थी उनमें भिन्नता थी। जैसे कि कुछ स्थानों पर जो गर्त की सतह, जो खड्डा खोदते थे उसकी जो सतह होती थी वो दीवारें और उसका जो बॉटम होता था वो ईंटों की चिनाई के से बनाया जाता था। कुछ में मृदभांड और आभूषण मिले हैं, है ना, और मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं, जो इस मान्यता की ओर संकेत करता है कि मरणोपरांत वे उसका प्रयोग करते थे। वे मानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मानते थे कि मरने के बाद जो व्यक्ति मरा है वह मृत भांडों का, मिट्टी के बर्तनों का और आभूषणों का प्रयोग करता है, ऐसा वे मानते थे। अब स्त्री और जो पुरुष थे, पुरुष और महिला दोनों ही शवाधानों में आभूषण मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो स्त्रियां थी वे भी आभूषण पहनती होंगी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो ये पता चलता है। 1980 के दशक में एक पुरुष की खोपड़ी मिली है ना, और उसमें शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म छोटे छोटे मनकों का एक आभूषण मिला है। तो इससे पता चलता है कि स्पष्ट होता है कि पुरुष भी वहां के आभूषणों का प्रयोग करते होंगे। वे आम जीवन में आभूषण पहना करते होंगे। कहीं कहीं पर मृतकों के जो दर्पण हैं, तांबे के दर्पणों के साथ उनको दफनाया गया है। तो इस प्रकार बच्चों ये दर्पण उनके इस प्रकार थे। ये हैंडल था, इससे वो पकड़ते थे और ऐसे मिरर के रूप में देखते थे। तो जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर तांबे के दर्पणों के साथ उनको दफनाया, शायद वे तैयार होते होंगे तो मिरर की जरूरत होती होगी, ऐसा उनका मान्यता थी। तो इस प्रकार वे शवों के साथ दर्पण दफनाया करते थे। कुछ स्थानों पर ये दर्पण मिले हैं तांबे के। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, लेकिन बहुमूल्य वस्तुएं कम ही स्थानों पर मिली हैं। तो उससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे शायद जो अमीर लोग थे वे ही बहुमूल्य वस्तुओं को अपने जो उनके थे पितृ उनको उनके साथ दफनाते होंगे, है ना। तो और अन्यों के साथ नहीं दफनाते थे। आम जीवन में आम जो अधिकतर जो शवाधान है उनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। कुछ ही शवाधान है उनके पास
बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ अमीर लोग भी रहते होंगे और गरीब लोग भी रहते होंगे। आगे है विलासिता की वस्तुएं। तो हमने एक विधि पढ़ी शवाधान और दूसरी पढ़ रहे हैं हम विलासिता की वस्तुएं। तो जो विलासिता की वस्तुएं थी उनमें रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जिन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनाया गया था, इनमें चक्कियां, मृद भांड, सुइयां, झावा आदि थी। और ये वस्तुएं सामान्य रूप से सभी जगह पर मिली हैं, चाहे छोटी कालीबंगन जैसी बस्ती में मिली है, चाहे वो जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। तो ये सभी चीजें दोनों ही स्थानों पर मिली हैं। कुछ कीमती वस्तुएं कुछ विशेष स्थानों पर मिली हैं, जो बड़े नगर थे, बड़ी बस्तियां थी, विशेष तौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो प्रमुख नगर थे वहां पर मिली हैं। तो वो कीमती पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो कि दुर्लभ हो, है ना, कठिनाई से मिले और महंगी हो, स्थानीय स्तर पर जो पदार्थ उपलब्ध ना हो ऐसे पदार्थ की बनी हो, कहीं बाहर से कच्चा माल लाकर उसे बनाया जाता हो और जटिल तकनीक से बनी हो। कठिन जो तकनीक थी उसको जो बनाने की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कठिन होगी, ऐसा मानते हैं। तो जो जिसमें ये सारी चार चीजें थी तो वो कीमती चीजें मानते थे। ये कारण था कीमती चीज किसी भी वस्तु को मानने का। एक है फियोंस के जो पात्र मिले हैं, फियोंस नामक एक पदार्थ था, उसे वे लोग कीमती मानते हैं। अब उसके भी कारण है, क्या है कि फियोंस जो है एक बालू जो मिट्टी होती है बालू और उसमें रंग मिलाते थे और साथ में चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे और उसे इन तीनों चीजों को फिर मिलाकर फिर पकाकर बनाते थे। तो इस प्रकार ये फियोंस का कोई भी बर्तन बनते थे। फियोंस के छोटे पात्र संभवतः कीमती थे क्योंकि इनको बनाना बहुत कठिन था। पुरातत्वविदों के सामने बहुत कठिन समस्या जब आ जाती है, मतलब वो इस निर्णय पर पहुंच नहीं पाते कि यह वस्तु कीमती है या नहीं है। तो पुरातत्वविदों के सामने कठिनाई तब आती है जब रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं कीमती पदार्थ की बनी मिलती हैं, जैसे तकलियां जो फियोंस जैसे कीमती पदार्थ की बनी मिली हैं। तो तकलियां मिली हैं, जैसा कि आपको बताया कि प्रत्येक घर में आंगन होता था और आंगन में वे कताई का कार्य करते थे, अभी बताया था। तो वो जो आंगन में वे कताई का कार्य करते थे तो तकली हर घर में, मतलब तकली का प्रयोग हर घर में होता था। तो सामान्य रूप से प्रत्येक घर में उपयोग होने वाली जो तकली जैसी वस्तु, ये जो तकली थी वह भी फियोंस नामक कीमती पदार्थ की मिली है और बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान पर मिली है। तो अब पुरातत्वविद समझ नहीं पाते हैं, उनके सामने निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि ये फियोंस वाली जो पदार्थ है, फियोंस वो कीमती था या नहीं था। लेकिन अधिकतर पुरातत्वविद मानते हैं कि जो फियोंस पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं थी वो कीमती थी। महंगे पदार्थों से बनी वस्तुएं सामान्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मिली हैं। जो छोटी बस्तियों में ये महंगी वस्तुएं कम ही मिली हैं। तो जो महंगे पदार्थ थे, महंगी वस्तुएं थी, कीमती वस्तुएं थी, वो सभी वस्तुएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही मिली हैं। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं जो फियोंस जो है अभी हमने पढ़ा, फियोंस के जो लघु पात्र थे, सुगंधित द्रवों के पात्र, है ना, शायद इसमें सुगंधित द्रव रखा जाता होगा, स्प्रे, इत्र रखा जाता होगा और उनका ढक्कन बहुत मजबूत होता था। तो लघु पात्र जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं, जबकि कालीबंगन, आपको बताया था कालीबंगन राजस्थान में है, तो कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल भी नहीं मिला है फियोंस के पात्र। तो इसलिए ये जो है कीमती वस्तु थी। कौन सी? फियोंस से बनी हुई कोई भी वस्तु। सोना भी आज की तरह शायद उस समय भी कीमती था और यह हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो सोना जो है वो भी हड़प्पा नामक स्थान में प्राप्त हुआ है, जो कि वहाँ का प्रमुख नगर था, और अन्य किसी भी बस्ती में सोने की बनी चीजें नहीं प्राप्त हुई है। तो इसीलिए ये मानते हैं पुरातत्वविद, जिस प्रकार आज
जो सोना है वो बहुमूल्य धातु है, उसी प्रकार उस समय भी रही होगी। तो हमने ये आज जो पढ़ा इसमें से दो चीजें बच्चों कि हम किस प्रकार यह मानते हैं कि वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो हमने दो विधियां पढ़ी, एक तो शवाधान और एक विलासिता की वस्तुएं। इन दोनों से वे पता लगाते हैं पुरातत्वविद कि वे लोग अमीर थे और गरीब थे। तो इस प्रकार ये, और इसके अलावा हमने बच्चों उससे पहले हमने जो गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ा और इसमें हमने मोहनजोदड़ो के निचले शहर के बारे में पढ़ा। आपको पहले पता है बस्तियां दो भागों में बटी थीं, एक तो दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा और निचले शहर के बारे में हमने आज पढ़ा। तो अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके तीसरे भाग को समझाने जा रही हूँ। और आज हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के लिए हमने देखा कि मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो एक प्रमुख नगर था, जैसा कि पिछले भागों में बताया मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वहाँ के प्रमुख नगर थे। तो मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगर में भी और चाहुंदड़ो जैसी छोटी बस्तियों में, दोनों में ही शिल्प उत्पादन के केंद्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कि 125 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ एक बड़ा नगर था और पाकिस्तान में स्थित चाहुंदड़ो आज के समय में वह पाकिस्तान में स्थित है और यह केवल 7 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था। ये छोटी बस्ती थी और ये दोनों ही बस्तियों में शिल्प उत्पादन के कार्य में संलग्न थी। इन दोनों ही बस्तियों में शिल्प उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर संपन्न होता था। तो शिल्प उत्पादन का कार्य के बारे में जान लेते हैं। जो मनके बनाना, शंख की कटाई करना और धातु कर्म करना, मोहरों का निर्माण करना, बाट बनाना, ये प्रमुख शिल्प उत्पादन के केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता में। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ में विविधता थी। बहुत सारे पदार्थ मनके बनाने में प्रयोग होते थे। एक सुंदर लाल रंग का कार्निलियन एक था पत्थर, जो कि कार्निलियन सुंदर लाल रंग का पत्थर था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स, तांबा, कांसा, शंख, फ्योन्स और सेल खड़ी जैसे तो पत्थर, और इसमें सोने जैसी धातुएं है ना, सोना, तांबा, कांसा, ये धातुएं, ये इनका प्रयोग होता था। इसी प्रकार पक्की मिट्टी का भी प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो धातुओं का प्रयोग भी करते थे और पत्थरों का भी प्रयोग वहां पर करते थे। मिट्टी का भी प्रयोग मनके बनाने में करते थे। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, है ना। 2 पत्थर उनको आपस में जोड़ते थे या कई पत्थरों को आपस में जोड़कर मनके बनाए जाते थे। और कुछ में सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। सोना जो होता था उसका कवर होते थे पत्थर और उसमें कवर किया होता था सोना, उसके भी मनके मिले हैं। इनके कई आकार होते थे। जो मनके होते थे वे कई आकार के होते थे। इनमें चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित, तो इस प्रकार वैरायटी थी मनकों के प्राप्त हुए हैं मनके कई प्रकार के। अब इन मनकों को उत्कीर्णन और चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। मतलब जो मनके होते थे, बीट्स होते थे, उनको उसमें चित्रकारी करते थे या फिर उनमें कुछ उकेरा जाता था। तो इस प्रकार उनको बहुत सुंदर बनाया जाता था। साथ ही उनमें रेखा चित्र भी उकेरे जाते थे, है ना। ज्यामितीय जो रेखा चित्र होते बिल्कुल लाइन में देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उनकी लाइन बिल्कुल एक सी और कहीं पर थोड़ा 1 इंच ज़्यादा नहीं, 1 इंच कम नहीं, ऐसी जो है रेखा गणितीय पद्धति का उसको उकेरने में प्रयोग किया है। तो बहुत सुंदर वे मिले हैं। मनके बनाने की तकनीकों के पदार्थ के अनुसार इनमें भिन्नता थी।
मनके बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, उनमें जैसा पदार्थ होता था उसी हिसाब से उनकी बनाने की तकनीक बदल जाती थी। तो सबसे पहले सेल खड़ी के बारे में। सेल खड़ी का जो पत्थर था वो बहुत मुलायम होता है और सॉफ्ट होता है, जैसा आप जानते होंगे, और इस पे आसानी से काम हो सकता है। जैसे सेल खड़ी का अगर पत्थर दिया जाए और उसमें हम साधारण सी जो नुकीली कोई भी वस्तु से हम कुछ उकेरेंगे तो आराम से थोड़े से ही प्रयासों में हम उसमें कुछ उकेर सकते हैं। तो इसीलिए वो मुलायम होता है, इसलिए इसमें आसानी से काम हो जाता था। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचों में ढालकर तैयार किए जाते थे। तो कुछ जो मनके थे सेल खड़ी का बिल्कुल पाउडर बना लेते थे और फिर उसको सांचों में उनको ढालते थे और उसी का आकार उन्हें मिल जाता था। इससे कई आकार के मनके मिले हैं। तो जैसा आपने बताया, अभी ऊपर मैंने बताया आपको कई आकारों के मनके होते थे, वैसे ही कई आकारों के मनके मिले हैं। सेल खड़ी के सूक्ष्म जो मनके हैं कैसे बनाए जाते होंगे, ये आज भी पुरातत्वविदों के सामने पहेली बना हुआ है। बहुत अति सूक्ष्म जो है वह भी सेल खड़ी का एक मनका बना है, उनमें कई मनके मिले हैं, मतलब सूक्ष्म, और उनमें बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल समानता है, और वैसे आभूषण मिले हैं। तो पुरातत्वविदों के सामने एक बड़ी पहेली बना हुआ है यह। अगला है कार्निलियन। एक हमने सेल खड़ी पढ़ा, अब हम कार्निलियन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्निलियन जो था वो लाल रंग का एक मनका था, जो कि पीले रंग के कच्चे जो माल था उसके उत्पादन के को विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर बनाए जाते थे। पीले रंग का एक कच्चा माल, और उसको आग में बार बार पकाते थे। एक बार आग में पकाते, फिर धूप में सुखाते, पकाते थे, फिर सुखाते थे। तो इस प्रकार जो पीले रंग था वो लाल रंग का हो जाता था। तो इस प्रकार तैयार होता था कार्निलियन का मनका। तो यह प्रश्न आता है कि कार्निलियन को लाल रंग किस प्रकार बनाया जाता था। तो ध्यान रखेंगे, पीले रंग का जो कच्चा माल होता था उसको कई बार जब आग में पकाते थे तो वो लाल रंग का हो जाता था। तो कार्निलियन, और इसी के बारे में पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। जो कार्निलियन पत्थर था उसको छोटे छोटे कई से आकारों में, जैसे भी आकार में छोटे बड़े में कट जाए उसको पहले तोड़ दिया जाता था, और फिर उसकी बारीक शल्क जो ऊपर वाली जो परत थी उसको निकालकर उसे अंतिम रूप दिया जाता था। बाद में उसमें घिसाई करते थे, पॉलिश करते थे, और फिर अंत में उसमें छेद करते, तभी उसमें बीट्स हम उसमें जो धागे में पोएंगे तो गले में पहनेंगे या हाथों में पहनेंगे, पैरों में पहनेंगे, कमर में पहनेंगे। तो घिसाई और उसके बाद पॉलिश और उसके बाद छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। तो ध्यान रखेंगे, पिछले भाग में हमने फ्योन्स के बारे में पढ़ा था, तो और अभी हम पढ़ रहे हैं कार्निलियन के बारे में। तो इन दोनों की प्रक्रिया आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कार्निलियन लाल रंग का था, और पीले रंग के कच्चे माल को विभिन्न चरणों में जब हम पकाते हैं तब इसे कार्निलियन का रंग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को प्राप्त होता था। और फ्योन्स जो है कीमती पात्र थे, है ना, जो कि बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बनता था। तो वो ध्यान रखेंगे, ये अंतर है इन दोनों में। तो इस प्रकार कार्निलियन से मनके बनते थे और फ्योन्स जो था उससे पात्र बनते थे। आपने देखा तकलियां मिली हैं वहां पर, इस प्रकार। अब चहुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा से मनके में छेद करने के उपकरण मिले हैं। तो इस प्रकार जो है चहुंदड़ो और लोथल, धोलावीरा और ये मिक्स हो गया है के उपकरण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जिस प्रकार मनकों में छेद होता था उसके उपकरण मिले हैं, चहुंदड़ों से और लोथल से, धोलावीरा से मिले हैं। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा कार्निलियन के बारे में बच्चों। आगे जो है नागेश्वर और बालाकोट, ध्यान रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। नागेश्वर और बालाकोट दोनों समुद्र तट के निकट हैं। आपको बताया था नागेश्वर के बारे में, जो कि गुजरात में बिल्कुल ऐसे हम देखते हैं, जो बड़ी वाली गुजरात का जो है कटोरी है, समझेंगे उसको, और उसका जो नोक है नागेश्वर, है ना,
वहां पर नागेश्वर है। तो नागेश्वर और ये पाकिस्तान में है आज के समय में बालाकोट, ये दोनों ही समुद्र तट के निकट है और इन दोनों में ही शंख की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं और वो उनके प्रमुख केंद्र थे। और शंख से चूड़ियां, करछियां और पच्ची कार्य की वस्तुएं बनाई जाती थी। तो इस प्रकार ये शंख से बनाई जाती थी। आगे है इसी प्रकार चहुंदड़ों और लोथल में मनके बनाए जाते थे और तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक लाया जाता था। तो चहुंदड़ो और लोथल में जो मनके बनाए जाते थे वो मनके मोहनजोदड़ो में पहुंचाए जाते थे और वहीं हड़प्पा इस नामक स्थान पर भी पहुंचाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बना है वहाँ पर जो कार्यस्थल है वहाँ पर जिस प्रकार के मनके बने हैं उसी प्रकार के मनके मोहनजोदड़ो में मिले, उसी प्रकार के मनके हड़प्पा में भी मिले हैं। तो इसी प्रकार इनमें समानता है, इसलिए ये वहाँ यातायात के माध्यम से जाते होंगे। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद किस प्रकार करते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के उत्पादन केंद्र हैं उनकी पहचान किस प्रकार पुरातत्वविद करते थे, इसे हम जान लेते हैं। एक तो प्रस्तर पिंड, पत्थर के जो पिंड हैं वो मिले हैं, पूरे जो शंख हैं वो मिले हैं, तांबे, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। इससे पता चलता है कि शायद वो स्थान जो है शिल्प उत्पादन के केंद्र होंगे। जो कूड़ा करकट है वो शिल्प उत्पादन के कार्य के अच्छे संकेत हैं। जो वहां पर कोई भी उत्पादन होता है तो उसकी जो बची हुई वस्तुएं हैं उनसे विशेष रूप से पुरातत्वविद उससे पता करते हैं। उदाहरण के लिए जब वस्तु निर्माण के लिए शंख और पत्थर को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन स्थान पर फेंक दिए जाते थे। तो जब भी शंख और पत्थर या कोई भी वस्तु का निर्माण होता था तो जो टूटी हुई वस्तुएं थी जो उपयोग हो गई वो तो बन गई और दूसरे स्थानों पर चली गई, उपयोग के लिए चली गई, लेकिन जो टूटी हुई कचरा था वो उसी स्थान पर ऐसे ही फेंक दिया जाता था। तो वो ही पुरातत्वविदों को मिला है। बड़े बेकार टुकड़े को जोड़कर वस्तुएं बनाई जाती थी, लेकिन छोटे आकार की वस्तु के टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। जो बड़े बड़ी चीजें मिल गई और टूट गई तो उनकी जो भाग थे उनको आपस में जोड़कर एक नया जो है शिल्प उत्पादन की वस्तु बना दी जाती थी, लेकिन जो छोटी छोटी वस्तुएं जो टूट जाती थी उन्हें बेकार वहीं पर ही छोड़ दिया जाता था, बेकार समझकर। ये टुकड़े संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में भी शिल्प उत्पादन होता था। तो जो ये संकेत करते हैं कि जो बड़े थे नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उनमें तो शिल्प उत्पादन होता ही था, साथ ही जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसों में होता था, कालीबंगन में होता था, लोथल में होता था, नागेश्वर में होता था, बालाकोट में। इस प्रकार हमने देखा जो बड़ी बस्तियां थी उनमें भी शिल्प उत्पादन होता था और जो छोटी बस्तियां थी उनमें भी शिल्प उत्पादन कार्य संपन्न होता था। तो हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में हमने आज विस्तार से जाना और अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देरस सरस्वती विद्या मंदिर से आज मैं आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके चौथे भाग को पढ़ाने जा रही हूं। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे कच्चे माल की प्राप्ति के माध्यम। जो कच्चा माल था वो कहाँ से प्राप्त होता था उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से वो प्राप्त होता था, कैसे आता था और हमारे यहाँ से क्या चीज जाती थी। तो कच्चे माल की प्राप्ति के जो माध्यम थे, जिन माध्यमों से वे आते थे, एक थी बैलगाड़ी, एक थी सिंधु नदी, आपको पता है सिंधु नदी थी, तो वहां से, और एक समुद्र तटीय मार्गों के माध्यम से कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो बैलगाड़ियों के बने मिट्टी के प्रतिरूप वहां मिले हैं।
इससे पता चलता है कि वे लोग कच्चा माल और अपने आवागमन के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया करते होंगे। साथ ही सिंधु नदी थी और सिंधु नदी और इसकी कई जो सहायक नदियां थी उसका वे छोटी छोटी नावों से एक स्थान से कच्चा माल दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। साथ ही समुद्र तटीय मार्ग थे और उसका भी वे प्रयोग करते थे सुदूर देशों में जाने के लिए। कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान जैसा कि आपको बताया था नागेश्वर और बालाकोट, वहां से शंख मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि कच्चा माल जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं या हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वे शंख उन्हें कहां से प्राप्त होता था। तो नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर आपको मालूम है गुजरात में जो बड़ा वाला है सर्कल उसमें जो नोक है नाग, वही आपको याद आ गया होगा, मैप में बताया था वही नागेश्वर। यह अधिकतर एग्जाम में भरने के लिए मैप में आता है, तो मैप में भरने आप ध्यान रखेंगे। तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिले हैं और शोतुरगई जो कि अफगानिस्तान में स्थित है उसके निकट नीले रंग का लाजवर्द जो मणि है वो प्राप्त की जाती थी। लोथल जो कि समुद्र तटीय, जो कि एक बताया नागेश्वर उधर है, उसके जो सेकंड नंबर छोर है वहां पर जो है लोथल है। ये आप देखेंगे, एक बार फिर बताती हूँ, ये आप जो मैप है उसमें देखेंगे तो ये जो वाला भाग है यहाँ पर है बच्चों नागेश्वर, और जो लोथल है वो जो है इधर वाला ये कोने वाला भाग है, यहाँ लोथल, ये लोथल यहाँ है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैप में भरने के लिए आता है। तो लोथल के निकट कार्निलियन जो हमने पिछले भाग में पढ़ा था, कार्निलियन कच्चा माल के जो मनके बनते थे वो लोथल में बनते थे और ये बड़ी मात्रा में गुजरात में भड़ौत से प्राप्त किए जाते थे। इसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में सेल खड़ी का नामक पत्थर में प्राप्त होता था, जिससे सूक्ष्म मनके, आपको पिछले भाग में बताया था कि पुरातत्वविदों के सामने एक बड़ी पहेली बना हुआ है कि सेल खड़ी के उन्होंने बहुत अति सूक्ष्म मनके बनाए हैं और समान साइज के बनाए हैं। तो दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में सेल खड़ी। आगे चलते हैं बच्चों, इसमें जो कच्चे माल प्राप्ति के लिए उन्होंने अभियान चलाए थे तो राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान से वे तांबा प्राप्त करते थे। एक नंबर के प्रश्न में आता है कि राजस्थान में जो खेतड़ी है वहां से वे सिंधु सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन सा कच्चा माल प्राप्त होता था, तो तांबा वहां से बड़े पैमाने पर प्राप्त होता था। इसी प्रकार दक्षिण भारत से सोना उन्हें प्राप्त होता था और इससे वे यहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क में आए और यहाँ मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुओं से ये संकेत मिलते हैं। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वे राजस्थान के जो खेतड़ी नामक स्थान है वहां के लोगों से संपर्क में आए, साथ ही दक्षिण भारत के जो लोग थे उनसे संपर्क में आए। तो क्यों ये पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि वे उन लोगों से संपर्क में आए? क्या हुआ कि यहाँ पर जो चीजें मिली हैं वे हड़प्पाई चीजों से मिलती जुलती हैं, जैसे मन के हड़प्पाई क्षेत्र के ही हैं, वहां मिले हैं, सिक्के मिले हैं, अन्य बर्तन मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वे वहां के लोगों से के संपर्क में आए होंगे। अब जो खेतड़ी नामक क्षेत्र है जो जहां से वे तांबा प्राप्त करते थे, तो खेतड़ी क्षेत्र को कुछ पुरातत्वविद जो खेतड़ी क्षेत्र है उसको गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम देते हैं। वे कहते हैं कि वे हड़प्पा संस्कृति का यह भाग नहीं था, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति एक अलग संस्कृति का नाम इन्हें दिया है। उसका कारण यह है कि वहां पर विशिष्ट प्रकार के मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे कि बर्तन हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो कुछ पुरातत्वविद इस सभ्यता को एक अलग सभ्यता बताते हैं। तो खेतड़ी नामक क्षेत्र में गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के सबूत पुरातत्वविदों को मिले हैं।
तो आगे चलते हैं। तथा ये मृदभांड तथा तांबे की वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, केवल मृदभांड बताया था बच्चों, सॉरी, मृदभांड तथा तांबे की बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। संभवतः ये तांबे की वस्तुएं हड़प्पा भेजती हों। तो वे पुरातत्वविद मानते हैं कि ये जो तांबे की वस्तुएं ये हड़प्पा लोगों को वे भेजा करते होंगे। आगे सुदूर देशों से भी उन्होंने संपर्क किया, जैसे भारत में तो बताया, एक तो खेतड़ी से संपर्क किया, दूसरा दक्षिण भारत के इलाकों से संपर्क किया उन्होंने और कच्चा माल प्राप्त किया और तांबा और सोना जैसे कि बताया। इसी प्रकार सुदूर देशों में ओमान से उन्होंने तांबा प्राप्त किया और रासायनिक विश्लेषण जब पुरातत्वविदों ने किया इस तांबे का, तो दोनों ही, जो हड़प्पा में जो तांबा मिला है और जो तांबा ओमान में मिला है, उन दोनों ही तांबों में निकल के अंश है। निकल एक धातु होती है और जितनी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के जो तांबे के पात्र, तांबे की वस्तुएं मिली है, उनमें निकल की मात्रा है, उतनी ही मात्रा में ओमान की वस्तुओं में निकल की मात्रा है। तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ओमान से शायद वे तांबा आयात करते होंगे। इसी प्रकार हड़प्पा से क्या जाता था? हड़प्पा से एक विशिष्ट प्रकार के हड़प्पाई पात्र जाते थे ओमान, और ओमान में जाते थे जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई जाती थी। शायद तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने के लिए ऐसा किया गया होगा। जैसे मिट्टी के जो पात्र जो है वो काली मिट्टी की बिल्कुल मोटी परत चढ़ी हुई, जैसे हड़प्पा नामक स्थान में, मोहनजोदड़ो नामक स्थान में, हड़प्पाई संस्कृति के अन्य स्थानों में मिले हैं, वैसे ही पात्र उनको ओमान में मिले हैं। तो शायद ऐसा लगता है वो जो काली परत चढ़ाते थे वो इसलिए चढ़ाते थे कि वो जो उसमें लिक्विड चीज रखते होंगे, तरल पदार्थ रखते हैं, वो उसका रिसाव ना हो, शायद वे इसमें स्प्रे रखते होंगे। तो ये जो सेंट होता है, सुगंधित पदार्थ वे रखा करते होंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होता था। हड़प्पाई मेसोपोटामिया से भी जानकारी मिलती है। हमने ओमान में से हमारे यहाँ तांबा आता था हड़प्पा सभ्यता में, और हड़प्पा से हमारे यहाँ जो हड़प्पाई पात्र मिले हैं, और इसी प्रकार मेसोपोटामिया से भी जानकारी मिली है। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पाई सभ्यता को मेलुहा शब्द के रूप में प्रयोग करते थे। वे मेलुहा शब्द का प्रयोग हड़प्पाई क्षेत्र के लिए करते थे। वहाँ मेसोपोटामिया के सभ्यता के कुछ लेख मिले हैं और उन लेखों में हड़प्पाई सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त होने के भी उल्लेख मिले हैं। मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है वहां पर हड़प्पा सभ्यता के कार्निलियन, जो आपको बताया था, कार्निलियन, लाजवर्थ, मणि, तांबा, सोना और विभिन्न प्रकार की जो लकड़ियां हैं वे वहां पर मिली हैं। तो वे इसका आयात किया करते होंगे। अब हड़प्पा सभ्यता का जो लेख मिला है उसमें जो है मेलुहा, जो कि बताया आपको, हड़प्पा सभ्यता के लिए उन्होंने प्रयोग किया है शब्द। तो मेलुहा के संदर्भ में उन्होंने उस लेख में लिखा है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज राज प्रसाद तक सुनाई दे। और कई पुरातत्वविद मानते हैं कि यह जो हाजा शब्द प्रयोग किया है, तुम्हारा पक्षी, ये हाजा, जो हाजा शब्द का प्रयोग किया है यह मोर पक्षी के लिए किया गया है। और यह शायद जो मोर की जो आवाज है उसकी वजह से इस शब्द का प्रयोग किया गया होगा। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के एक अन्य लेख में मेलुहा, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लिए नाम दिया गया, उन्होंने मेलुहा को नाविकों का देश कहा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की कुछ नावें, छोटी छोटी नावें, बड़ी नावें, कुछ वहां पर सिक्के मिले हैं जिसमें नावों के चित्र मिले हैं। तो इसीलिए वे हड़प्पा सभ्यता को जो है नाविकों का देश कहते थे। उस जो उनका लेख मिला है उसमें मेलुहा जो स्थान है जिसको वे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसको नाविकों का देश कहकर उन्होंने संबोधित किया है।
इसके अतिरिक्त हड़प्पा स्थल में मोहरों पर जहाजों तथा नाविकों के चित्र मिले हैं। तो जो मोहरे हैं उसमें जहाज जो कि लोथल से जाते थे, अभी हमने देखा था मैप में, तो लोथल से जाते थे, वे जहाज के चित्र वहां पर मिले हैं और नाविकों के चित्र भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से जो है व्यापार करते थे और इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। तो बच्चों यह भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके 5वें भाग को समझने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मोहरे तथा मुद्रांकन के बारे में। मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जब भी सामान से भरा कोई थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, तब उस थैले का मुंह पहले रस्सी से बांधा जाता था। जैसे कि सामान उसमें भरा और उस थैले को फिर रस्सी से बांध देते थे। रस्सी से बांधने के बाद फिर गीली मिट्टी उसमें जमा कर दी जाती थी। गीली मिट्टी उसमें रखते थे और एक या अधिक मोहरों से उसे फिर दबाया जाता। मोहर होती स्टैंप, उससे उसे दबाया जाता था। या तो एक मोहर लगी है कहीं मिली है और या फिर कहीं 2 मोहरें भी लगी मिली हैं। तो इसीलिए 1 या 2 मोहरों से उसे दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि थैले का अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक मुद्रांकन सही रहता था, तो इसका अर्थ होता था कि थैले के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। गीली मिट्टी क्या पहले थैले को बंद कर देते थे, फिर उसको उसमें गीली मिट्टी लगाते थे, स्टैंप लगाते थे, और अगर जिस स्थान तक उसको पहुंचना होता था वहां तक जाने तक स्टैंप बिल्कुल सही रहती थी। इसका मतलब यह होता था कि उस थैले के साथ किसी ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है। आगे मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान भी होती थी। जो भेजने वाला व्यक्ति था उसकी भी पहचान उसमें होती थी, क्योंकि उसमें नीचे कुछ लिखा होता था। या तो उनका कोई चिन्ह होता होगा भेजने वाले का, क्योंकि वहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो इसीलिए हमें ये बात क्लियर नहीं है। तो शायद उस व्यक्ति का जो भी चिन्ह जो स्टैंप में लगा होता था वह उसकी पहचान रहता होगा, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। तो मुद्रांकन से भेजने वाले मतलब प्रेषक की पहचान भी होती थी। आगे बच्चों, एक रहस्यमय लिपि। वहाँ की लिपि रहस्यमयी है क्योंकि हम वहाँ की लिपि के बारे में विस्तार से नहीं जान पाए हैं, तो इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। सामान्यतः यहाँ की मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा मिला है जो कि मालिक का नाम व उसकी पदवी को दर्शाता है, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि इन पर बने चित्र, इन पर अधिकतर चित्र बने हैं, तो अधिकतर जानवरों के चित्र ही मिले हैं। तो यह संकेत करता है कि यहाँ के निवासी अनपढ़ होंगे, इसीलिए शायद उन वर्ण और स्वर उनको पद की जानकारी नहीं थी, अक्षर उन्हें लिखने नहीं आते थे, इसीलिए वे जानवरों के चित्र बनाते थे, उसमें लगाते थे। और अधिकांश अभिलेख जो है वो बहुत ज़्यादा संक्षेप में है, तो यह है इसका कारण। और सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है उसमें केवल 26 चिन्ह है। यहाँ की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और इसका यह कहा जाता है कि निश्चित रूप से वहाँ पर वर्णमाला नहीं होगी। यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, पर यह पुरातत्वविद मानते हैं, मतलब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ निश्चित रूप से कोई वर्णमाला नहीं होगी। अब क्यों कि वर्णमाला नहीं थी, इसीलिए यह लिपि में जो प्रत्येक चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन को नहीं दर्शाता। जो चिन्ह वहाँ पर बने हुए मिले हैं
मोहरों में या अन्य कहीं स्थानों में वो जो चिन्ह है वो स्वर और व्यंजन को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। जो चिन्ह मिले हैं वो बहुत सारे मिले हैं, और कितने मिले हैं? 375 से 400 के बीच इन चिन्हों की संख्या है। और ऐसा लगता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती होगी। जैसे हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन वो लोग दाईं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो इस प्रकार वे लिखते थे। क्योंकि इसका कारण, क्योंकि मोहरें दाईं ओर अधिक, मोहरें जो मिली हैं उनमें दाईं ओर अधिक स्थान है और बाईं ओर संकुचित स्थान है। इसीलिए पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे, हमसे उल्टा लिखते थे, है ना। हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखते होंगे। हड़प्पा स्थल में जो मोहरे हैं वो तांबे के औजारों, मर्तबानों पर, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर, आभूषण पर, अस्थियों पर भी और एक प्राचीन सूचना पट भी लिखावट मिली है। हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मिले हैं उनमें जो है मोहरों में मिली है ये कुछ लिखावट, तांबे के औजारों में मिली है, मर्तबानों में, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हैं ऐसी उसमें मिली है, आभूषण, अस्थियों और प्राचीन सूचना पट में भी यह लिखावट देखने को मिली है। तो इस प्रकार ये जो पुरातत्वविद मानते हैं कि हो सकता है कि जो वो नष्ट हो गई चीजें हैं, जो समाप्त हो गई हैं, उनमें भी उन वस्तुओं में भी शायद लिखावट रही होगी। क्या यहाँ साक्षरता व्यापक रूप से थी? तो यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि वहाँ क्या साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी? तो पुरातत्वविदों का यह मानना है कि नहीं, वहाँ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि लिपि में चिन्हों की बहुत अधिक संख्या है। जैसे आपने अभी बताया 375 से 400 चिन्ह हैं, तो इनको याद करना, इनको लिखना बहुत कठिन रहा होगा, तो इसीलिए साक्षरता नहीं होगी। और जहाँ कहीं भी लिखा हुआ मिला है वो संक्षेप में ही मिला है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ मिला है। ऐसे कहीं प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये लिखावट को महत्व दिया करते होंगे। कहीं भी हमें जो पुरातत्व चीजें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में, कहीं भी हमें यह प्रमाण नहीं मिलते कि वे शायद कि लिखते होंगे या लिखावट या कोई एक विशेष कमरा होगा जहाँ लिखते होंगे, है ना। तो इसीलिए पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वहाँ साक्षरता नहीं रही होगी। अब हम जानते हैं बाटों के बारे में। जो हम तोलते हैं तराजू में, तो वो सामान तोलने के लिए जो बाट होते हैं उसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बाट जो थे, विनिमय के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। जब कोई चीज हम खरीदने जाते हैं तो हमारे तराजू से वो तोल के देता है दुकानदार, तो वैसे ही वो भी तोल कर लिया और दिया करते थे सामान को। तो जो बाट बनते थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो बच्चों बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे वो किस पत्थर के बनाए जाते थे? तो चट नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट बनाते थे। ये किसी भी तरह के चिन्ह से रहित होते थे, किसी भी प्रकार का वे चिन्ह का इसमें प्रयोग नहीं करते थे। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं बच्चों। वे इसमें किसी भी प्रकार का न तो ऊपर न साइड में कहीं कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे। और ये जो है घनाकार होते थे। ये क्यूबॉइड आपको पता होगा बच्चों, आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा। ये इस शेप में ये बाट होती थी। इनके जो निचले मानदंड द्विआयामी होते थे। निचले जो आयाम थे वो द्विआयाम थी, जबकि जो ऊपरी मानदंड थे ऊपर वो दशमलव प्रणाली के अनुसार बनाए जाते थे, तो का अनुसरण करते थे, है ना। तो इस प्रकार वे द्विआयामी होते थे। और आगे बच्चों,
छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण, जैसा कि हम अभी हमारे देखते हैं, हम जब आभूषण या कोई ऐसी महंगी चीज लेने जाते हैं तो हम छोटे छोटे बाट होते हैं उसमें, तो छोटे बाटों के लिए का प्रयोग आभूषण और मन के तोलने के लिए करते थे, और बड़े बाटों का प्रयोग भारी वस्तुओं को तोलने के लिए वे लोग करते थे। तो इस प्रकार, और यहाँ धातु के बने तराजू के पलड़े मिलने हैं, धातु के बने हुए जो तराजू के एक पलड़ा दूसरा पलड़ा ऐसे मिले हैं, तो वो पूरा मिला हुआ जॉइंट नहीं मिला है लेकिन वो पलड़े मिल रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि ये लोग बाटों का प्रयोग करते थे, और उसी के पास बाट मिले हैं, मतलब उस जो पलड़े हैं उनके पास, और तो ये सिद्ध होता है कि विनिमय के लिए तराजू और बाटों का वे प्रयोग करते होंगे, और छोटी चीजों के लिए छोटे बाट होते थे, सॉरी जो कीमती वस्तुएं थी जैसे आभूषण मन के, उनके लिए छोटे बाटों का प्रयोग करते थे, और जो भारी वस्तुएं थी जैसे लोह इस्पात जैसे कि अनाज, तो वो भारी थे तो उनका लिए वे बड़े बड़े बाटों का प्रयोग किया करते होंगे, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से आज मैं आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके छठे भाग को बताने जा रही हूं। और आज हम सबसे पहले जानेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में, वहाँ जो सत्ता थी उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वयन करने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि हड़प्पाई वस्तुओं में एक रूपता देखने को मिलती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि सभी जगह समान रूप से जो ईंटें जिनका निर्माण एक स्थान पर नहीं होता था, लेकिन फिर भी जम्मू में चले जाएं चाहे हम गुजरात चले जाएं, सभी जो ईंटें थी वे समान अनुपात में मिली हैं। तो इसी वजह से, इसके अलावा हमने पाठ में यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां आवश्यकता के अनुसार बसाई गई। कहीं पर शिल्प कार्य होता था, कहीं पर वस्त्र उद्योग था, और कहीं पर व्यापार होता था, कहीं ईंटें बनती थी। तो इस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए और अलग अलग बस्तियां बसाई गई थी। इसके अलावा ईंटें बनाने और दीवारों तथा मजबूत चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। तो श्रम को संगठित करने के लिए एक मजबूत प्रशासन की जरूरत होती है, तो इसीलिए शायद पुरातत्वविद मानते हैं कि वहाँ सत्ता रही होगी। इस सभी क्रियाओं को कोई शासक ही संपन्न कर सकता था, इसीलिए पुरातत्व मानते हैं कि वहाँ पर प्राचीन सत्ता जो है एक मजबूत सत्ता रही होगी जिसने यह सभी कार्य किया होगा। फिर है राजप्रसाद तथा शासक। तो इसके बारे में पुरातत्वविद कोई निश्चित उत्तर देने में असमर्थ है कि वहाँ पर राजप्रसाद था, शासक था या नहीं। हमने जैसे कि जाना कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने प्रासाद का नाम दिया, लेकिन यहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। हमने जाना था कि दुर्ग और निचला शहर, बस्ती के दो भाग थे, दुर्ग और निचला शहर। तो उसमें हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था उसमें एक विशाल भवन मिला है, तो उसको पुरातत्वविद मानते हैं कि ये शायद प्रासाद होगा जिसमें कि राजा रहता होगा, अपनी मंत्रणा करता होगा। और लेकिन उसमें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है, कोई ऐसी विशाल वस्तु जो कि संकेत करे कि यहाँ पर राजा रहता होगा। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुरोहित राजा, जैसा कि आपने पिछले साल मेसोपोटामिया की सभ्यता में पढ़ा था, तो पुरोहित राजा जो
पुरातत्वविद थे वो मेसोपोटामिया के इतिहास से पहले से परिचित थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज पहले हो गई थी। तो यही समानता उन्होंने यहाँ देखने की कोशिश की। तो ये जो मूर्ति है इसको इन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी कि यही शायद राजा की मूर्ति होगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अनुष्ठानों का आयोजन कौन करता होगा। जैसा कि हमने पिछले भागों में एक में पढ़ा था कि वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था और दुर्ग में विशाल अनेक आकृतियां मिली हैं, तो उनमें आयोजित होते होंगे अनुष्ठान, लेकिन कौन आयोजित करता था इसके बारे में कोई प्रमाण वहां नहीं मिला है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ कई राजा रहे होंगे, है ना, और जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक राजा, है ना, हड़प्पा में एक अलग शासक, और अन्य स्थान कालीबंगन में एक अलग राजा, है ना, लोथल में अलग राजा, नागेश्वर में अलग। तो कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि अलग अलग स्थानों में शायद अलग अलग राजा रहे होंगे। और दूसरे पुरातत्वविद कुछ तो ये ऐसे कहते हैं, लेकिन कुछ अन्य पुरातत्वविद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वहां एक ही राजा होगा, एक ही राजा था, क्योंकि यहाँ अनेक समानताएं हैं और नियोजित बस्तियां हैं। यहाँ की ईंटों के आकार समान है और बस्तियों के कच्चे माल के जो स्रोत हैं वो निकट होने, यह दर्शाता है कि यहाँ पर एक ही शासक रहा होगा। तो इस प्रकार पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं। अब हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के अंत के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पुरातत्वविद मानते हैं कि 1800 ईसा पूर्व में तक चोलिस्तान, जो कि वहाँ स्थान आपको बताया था मानचित्र में, चोलिस्तान जैसे स्थान के लोग हड़प्पा स्थलों को उन्होंने छोड़ दिया था और कुछ स्थानों के जो बाट थे, मनके थे, वहाँ की जो मोहरें थी, उनके आकार प्रकार में बदलाव आ गया था। इसी प्रकार लेखन, लंबी दूरी का जो व्यापार था वह, और शिल्प विशेषज्ञता भी वहाँ की समाप्त हो गई थी। जैसा कि वहाँ की ये कुशल वे कारीगर थे, बाटों का प्रयोग करते थे। हमने पिछले भागों में पढ़ा था मनके और मोहरे, जो कि विचित्र थी और पुरातत्वविदों के सामने पहेली बना हुआ है कि वो किस प्रकार इतना अच्छे मोहरे और मनके बना देते थे, बाट बनाते थे, और ये जो विशेषज्ञता थी वो उनकी समाप्त हो गई थी। अब आवास निर्माण की तकनीक का भी ह्रास हो गया था और तथा बड़ी संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया था। जैसा कि हमने दुर्ग में पढ़ा था, बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, माल गोदाम था, विशाल स्नानागार थे और राजप्रसाद था। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो में पढ़ा था हमने, तो वो सभी जो है तकनीक थी वो खत्म हो गई थी। जहां हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं अब ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और नियोजित नगरीय सभ्यता थी, और अब उसके बाद जो पुरातत्वविदों ने देखा कि उसके बाद ग्रामीण सभ्यता उनको देखने को मिलती है, और इस सभ्यता को उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या फिर अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। पुरातत्वविद जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई उसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या फिर अनुवर्ती संस्कृतियां इसे कहते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए इसके बारे में भी पुरातत्वविद बताते हैं कि शायद जलवायु में परिवर्तन हो गया था। जलवायु बड़े पैमाने पर जो है बदल गई थी, इसलिए वे उस मौसम में रहने के अनुकूल नहीं था उनका शरीर, इसलिए या तो वे मर गए थे या फिर वे किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे। इसी प्रकार वनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा काट लिया था और वनों के बिना तो जीवन संभव नहीं है, तो इस वजह से भी सभ्यता का अंत हो गया। अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी, शायद कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी, इसी वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई होगी।
अन्य मानते हैं कि नदियां शायद सूख गई होंगी, नदियों का पानी सूख गया होगा और जल तो जीवन है, तो इसीलिए यह सभ्यता खत्म हो गई थी। या फिर नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया था, तो जहां नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया वे लोग भी उसी स्थान पर चले गए होंगे। फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग वे लोग करने लगे, तो भूमि का दोहन होने लगा, उपयोग होने लगा, इसलिए भी इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि सुदृढ़ एकीकृत जो राज्य था उसका भी वहां अंत हो गया होगा, इसलिए भी यह सभ्यता शायद खत्म हो गई होगी। जिस प्रकार इतने बड़े साम्राज्य को एक शासक ने एकीकृत करा था और वे एकीकृत जो संगठित शासन फिर नहीं रहा, तो इसीलिए भी इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ मानते हैं कि शायद महामारी फैल गई होगी, इतनी ज्यादा महामारी फैल गई होगी पैंडेमिक की वजह से, वहां सभ्यता का अंत हो गया होगा, वे सभी मर गए होंगे। ऐसे जो है ये 8 कारण पुरातत्वविद बताते हैं। और अब हम पढ़ते हैं 2 पुरातत्वविदों के बारे में। एक तो है R.E.M. व्हीलर और दूसरे हैं जॉर्ज डेल्स। इन दोनों के विपरीत विचार हैं और व्हीलर कहते हैं कि शायद इस सभ्यता का अंत जनसंहार की वजह से हुआ होगा, जबकि जॉर्ज डेल्स कहते हैं कि नहीं, जनसंहार की वजह से इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ होगा। तो इन दोनों ने अपने क्या विचार दिए इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। व्हीलर बताते हैं कि इन्होंने अपने जो विचार दिए 1947 में दिए, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। और इन्होंने बताया कि ऋग्वेद के साक्ष्यों से अपने विचारों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग हुआ है और यह प्राचीर, किला या गढ़ ही था। जो पुर था वो प्राचीर, किला या गढ़ था। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। अधिक संभव यही है कि जानबूझकर या बड़े पैमाने पर इसे नष्ट किया गया होगा। पारिस्थितिक साक्ष्य बताते हैं कि इंद्र के द्वारा यह कार्य किया गया होगा। तो व्हीलर कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत जनसंहार से हुआ। उनका कहना है कि जो ऋग्वेद में जो पुर शब्द है वो प्राचीर, किला या गढ़ ही है और ये जो पुर है इसका जो विध्वंसक है, इसे खत्म करने वाला है, ये इंद्र है, पुरंदर है ना, गढ़ विध्वंसक जिसे कहा गया। और तो वे कहते हैं इस सभ्यता का अंत इंद्र ने किया। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर इस सभ्यता का जनसंहार द्वारा अंत हो गया, ऐसा व्हीलर मानते हैं। दूसरे जॉर्ज डेल्स ये कहते हैं कि नहीं, जनसंहार नहीं हुआ था और उसके वे प्रमाण देते हैं, कारण बताते हैं कि क्यों जनसंहार नहीं हुआ था। 1960 में उन्होंने अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि छोटे संहार जो थे उसके संकेत मिलते हैं, लेकिन वे शवाधान थे, जो शवों को जहां दफनाया गया था वे हैं। और वे बताते हैं कि जो वो शव दफनाए तो उन्होंने जो है आराम से ऐसे जैसे एक किसी शव को हम सीधे लिटाकर और नीचे दफन कर देते, वैसे ना करके और कई शव एक साथ उन्होंने दफन कर दिए। तो इस प्रकार वे कह रहे हैं शायद छोटे जनसंहार हुए होंगे, छोटे, और वे शवाधान थे, उनको शवों को दफनाया गया था, तो वे जनसंहार नहीं थे, वे ये कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि अंतिम काल में विनाश का कोई स्तर नहीं मिलता है। जो जब सभ्यता की खोज तो कई लेवल तक पर होती है, तो वो जो सभ्यता का जो अंतिम लेवल है ना, अंतिम स्तर जो देखा उन्होंने खोज की, उसमें ऐसे विनाश के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही वे बताते हैं कि व्यापक अग्निकांड के भी चिन्ह नहीं मिले हैं। कोई शवों के जलने के चिन्ह नहीं है, कोई अनाज जला हुआ नहीं है, कोई कपड़े, कोई अन्य वस्तुएं जो है जली हुई वहां नहीं मिली है। इसी प्रकार वे बता रहे
कि चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव भी नहीं मिले हैं। वे कहते हैं कि यदि जनसंहार हुआ होगा, बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ होगा, तो उन्होंने हथियार लिए होने चाहिए और कवचधारी सैनिक होने चाहिए। तो ऐसे कहीं भी प्रमाण नहीं मिले हैं। अस्त व्यस्त जो शव हैं वे दब गए होंगे जमीन के नीचे, ऐसे भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि जनसंहार वहां नहीं हुआ होगा। इस सभ्यता का अंत जनसंहार से नहीं हुआ था। और वे कह रहे हैं कि दुर्ग से अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो लास्ट में जब युद्ध होता है तो लास्ट में दुर्ग में गए होंगे, है ना, जो विरोधी पक्ष वाले दुश्मन, तो ऐसे कहीं संकेत भी मिले हैं कि आत्मरक्षा के लिए लास्ट में वे दुर्ग में गए हों। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि शायद इस सभ्यता का अंत ये जो है जनसंहार से नहीं हुआ है। इसीलिए यदि तथ्यों को सावधानी पूर्वक देखा जाए तो पुरातत्वविद कहते हैं कि वापस से जब व्हीलर ने जो बातें कही, उनका ये जो जॉर्ज डेल ने वापस से जब परीक्षण किया, तब उन्होंने पाया कि जनसंहार नहीं हुआ। तो पुरातत्वविद कहते हैं कि अगर हम सावधानी पूर्वक वापस से निरीक्षण करें तो जो पहले की जो व्याख्याएं हैं वो बिल्कुल उलट हो जाती हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। तो इसीलिए जो पहले कही गई जो पुरातत्वविदों की बात है, उसको बाद वाले पुरातत्वविदों ने वापस से एक बार निरीक्षण करना चाहिए और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी सत्यता साबित हो सके। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके 7वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में विस्तार से जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज, किस प्रकार पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सबसे पहले कनिंघम के बारे में। कनिंघम जो कि भारत के प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। तो कौन थे? कनिंघम थे। अब कनिंघम को यह भ्रम था कि भारत की जो सभ्यता थी वो सबसे पहले भारत में जो सभ्यता विकसित हुई वो गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। तो उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। इस समय पुरातत्वविद जो होते थे वे लिखित साक्ष्यों जैसे कि साहित्य और अभिलेख, इसके आधार पर इतिहास का अध्ययन करते थे। जबकि सिंधु सभ्यता में मोहरें, बाट मिले हैं और अन्य ऐसी बर्तन मिले हैं जिसको कि जानकर पहचान कर इस सभ्यता का पता लगाया गया। तो उस समय, जिस समय कनिंघम थे भारत के डायरेक्टर जनरल, तो उनके समय में लिखित जो स्रोत मिलते थे उसके आधार पर इतिहास का अध्ययन होता था। कनिंघम की रुचि आरंभिक इतिहास को जानने के लिए थी, जिसमें कि भारत के जो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी के बीच और उसके जो बाद का इतिहास था उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। इसके लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी के बीच आए जो भारत में चीनी यात्री, बौद्ध यात्री आए थे, चीनी बौद्ध यात्री, उनके जो वृत्तांत थे उनका सहारा लिया। उन्होंने जो बातें लिखी उनके आधार पर उन्होंने इतिहास, उस समय के इतिहास को जानने का प्रयास किया। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर दी थी, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि यह मोहर कितनी प्राचीन है।
मतलब जो मोहर एक मोहर दी कि ये शायद मोहर बहुत प्राचीन होगी, उसको मोहर को जानने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अंग्रेज ने दी थी वो भी पुरानी चीज़ों में रुचि रखता था और कनिंघम भी रुचि रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने जब दी तो वो उसकी प्राचीनता को समझ नहीं पाए और उन्होंने उसे यही सोच लिया कि ये गंगा नदी के तट पर ही ये मोहर बनी होगी और वही होगी, जबकि वो हड़प्पाई मोहर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी विश्वास था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा नदी की घाटी पर हुआ था। तो यह प्रश्न आता है 1 नंबर में कि कनिंघम का भ्रम क्या था। तो कनिंघम का यही भ्रम था कि भारतीय जो इतिहास का जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले गंगा नदी की घाटी पर ही हुआ था। फिर इस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में उनको बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, कैसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी इस संसार को मिली। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक मोहर खोजी जो कि सबसे प्राचीन थी। उसी प्रकार उन्हीं के समकालीन थे एक अन्य पुरातत्वविद, उनका नाम था राखलदास बनर्जी। उन्होंने हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसी मोहर मिली जो कि हड़प्पा जैसी ही थी। तो दयाराम साहनी जिनको हड़प्पा में मोहर मिली थी और राखलदास बनर्जी जिन्हें मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मोहर मिली थी, दोनों ही इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। अब दोनों ही मोहरें एक ही सभ्यता की थी क्योंकि वे समान थी, समान धातु का प्रयोग किया था, समान आकार प्रकार की थी। इसीलिए इन खोजों के आधार पर 1924 में जो उस समय के पुरातत्वविद थे वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के उस समय डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। उन्होंने पूरे संसार के समक्ष सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो 1924 में जॉन मार्शल जो कि भारत के उस समय डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के, तो उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। आगे है मार्शल का क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन। किस प्रकार लोगों ने, इन पुरातत्वविदों ने जो सिंधु सभ्यता है उसकी खुदाई की, उनका उत्खनन किया, कैसे पता लगाया, सभ्यता की चीजों को कैसे खोजा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने क्षैतिज इकाइयों में उत्खनन किया। ये क्या है, इसका अर्थ है कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं उनको समूह से वर्गीकृत कर दिया जाता था। जॉन मार्शल ने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की। संक्षेप में कि जॉन मार्शल ने किस प्रकार उत्खनन किया, जॉन मार्शल ने किस प्रकार खुदाई की, तो जॉन मार्शल ने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की। अब इससे क्या हुआ, इससे इतिहास की बहुमूल्य जानकारी लुप्त हो गई। एक सरफेस जमीन ये और इसकी खुदाई करनी शुरू कर दी और लेयर्स के आधार पर नहीं की खुदाई की, तो उसमें कई चीजें टूटती चली गई और इतिहास के पन्नों में, इतिहास के गर्त में, जमीन में ही लुप्त हो गई। तो इस प्रकार बहुत बड़ी जानकारियां हमें नहीं मिल पाई, शायद उन्हें हम जान पाते। फिर एक नई तकनीक विकसित हुई और जैसा कि हमने पिछले भाग में व्हीलर के बारे में पढ़ा था, तो नई तकनीक और प्रश्न। तो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे IEM व्हीलर, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था पिछले भाग में। तो व्हीलर ने नई तकनीक के अनुसार खोज की। इसने स्तर विन्यास के आधार पर अध्ययन किया, हर लेयर्स का, जमीन के नीचे लेयर्स के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे जो उन्होंने क्षैतिज खोज की थी मार्शल ने और व्हीलर ने
जो है स्तर विन्यास के आधार पर अध्ययन किया। तो ये 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि व्हीलर ने कैसे किया, स्तर विन्यास के आधार पर, और जॉन मार्शल ने क्षैतिज इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया। तो जो व्हीलर थे वे सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर थे, और इन्होंने व्हीलर ने एक सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश अपने अध्ययन में किया। जिस प्रकार सेना में उन्हें बिल्कुल निशाना चूक जाए तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो इसीलिए सेना में जो जवान होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल उसकी पारखी नज़र होती है। तो उसी प्रकार उन्होंने भारत की जो सभ्यता है उसकी खोज करने में अपनी जो बिल्कुल पारखी नज़र रखी, और इस प्रकार परिशुद्धता का भी उन्होंने समावेश किया इतिहास के अध्ययन में। सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र अब पाकिस्तान में है, इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत के पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए सर्वेक्षण से भारत में कई नई नई बस्तियां प्रकाश में आईं, और उनमें थी कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इनकी खोज की गई। जैसा कि आपको मानचित्र में पहले भाग में बताया था, ये प्रमुख यहाँ के स्थल थे, और कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, और ये गुजरात में, लोथल, धोलावीरा और ये हरियाणा में राखीगढ़ी। तो इस प्रकार ये हमने मैप में देखा था विस्तार से। अब हम 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज के प्रति रुचि बढ़ गई, और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें बारीकी से सभी प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो नया जो खोज हुई तकनीक, उसके आधार पर ऐतिहासिक वस्तुओं की अब खोज होने लगी। ये खोजें भविष्य में व्यापक खोजों की आशा दिलाते हैं। तो भविष्य में यह माना जाता है कि और कुछ जानकारी मिलेगी सिंधु सभ्यता के बारे में। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। बच्चों, आज मैं आपको इसके 8वें भाग को बताने जा रही हूँ, और आज हम पढ़ेंगे खोजों का वर्गीकरण। जो पुरातत्वविदों ने खोजें की, उसका वे वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वर्गीकरण एक सामान्य सिद्धांत जो है प्रयुक्त पदार्थों में होता है कि भाई कौन कौन सी चीजें उन्हें मिली हैं, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां और हाथीदांत। इसके अनुसार वे वर्गीकरण करते हैं, अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। और दूसरा जो है, जो कि और अधिक जटिल है, उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है। जैसे कि पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है जिसमें कि कोई पुरावस्तु कोई औजार है, या फिर वो आभूषण है, या फिर आनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तु है। तो इस प्रकार वे वर्गीकरण करते हैं कि वो किस स्थान पर इसका प्रयोग करते थे। साथ ही पुरातत्वविद किसी वस्तु की उपयोगिता का परीक्षण किस माध्यम से करते हैं, किसमें वे मिली थी। तो जैसे वे घर में मिली थी, नाले में मिली थी, वे कब्रों में मिली थी, या फिर किसी भट्टी में मिली थी। तो इस प्रकार वे वर्गीकरण करते हैं कि वो किस स्थान पर उन्हें मिली थी। फिर पुरातत्वविद कभी कभी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, जैसे कि उन्हें कपास का टुकड़ा मिला, तो उन्होंने ये कल्पना कर ली, उन्होंने यह बताया, सिद्ध किया कि वहाँ के लोग शायद सूती वस्त्र पहनते होंगे, और ये जो वह पहनावे के विषय में जानने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेते थे। बच्चों, ये अप्रत्यक्ष है,
पहला अप्रत्यक्ष साक्ष्य और दूसरा है प्रत्यक्ष साक्ष्य। ये बच्चों गलत टाइप हो गया, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है? जैसे कि उनको मूर्तियां मिली, मूर्तियों में किस प्रकार के वस्त्र पहने होते थे, किस प्रकार के आभूषण होते थे, तो ये उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण थे। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रमाणों का वे सहारा लेते हैं अपने बात को सिद्ध करने के लिए। फिर पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। कैसे? जैसे कि पहली मोहर को वे तब समझ में आए जब उसका उन्हें संदर्भ मिला। कैसा संदर्भ? कि उन्हें उनका सांस्कृतिक महत्व पता चला और उन्होंने वही मोहर मेसोपोटामिया में देखी। तो इस प्रकार उन्हें संदर्भ की रूपरेखाओं से भी पता चलता है। आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों इसकी समस्याएं, व्याख्या की समस्याएं। वे जब व्याख्या करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में। सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण की समस्या आती है। धार्मिक प्रथाएं, वो किस प्रकार के धर्म को अपनाते थे, मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, उन जो मूर्तियां थी वो मूर्तियां ही थी, खिलौने थे, क्या थे। तो इस प्रकार वे धार्मिक प्रथाओं के निर्माण करने में उनको समस्या आती है। फिर आभूषणों से लदी हुई नारी मूर्तियां वहां पर मिली हैं, जो मृण मूर्तियां हैं। मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां हैं। इन्हें उन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दी है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मातृ देवी की उन्होंने इसे संज्ञा दी है। ये ऊपर भी उसने आभूषण पहना है, पूरा वो गहनों से लदी हुई है, गले में और कमर में भी उसने गहना पहना है। तो इसे उन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दी है। फिर पुरुषों की भी दुर्लभ मूर्तियां वहां मिली हैं, और पुरुषों की जो दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं उसमें जो पुरुष है उसके दोनों हाथ घुटने पर रखे हुए दिखाए गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वे शायद पुरोहित राजा होंगे। जैसा कि पिछले भागों में से किसी एक भाग में आपको पुरोहित राजा की मूर्ति बताई थी, तो उसमें उनका जो हाथ थे दोनों वो घुटने पर थी। तो वे कहते हैं कि शायद यह मूर्ति पुरोहित राजा की होगी। फिर अन्य में विशाल स्नानागार, जैसा कि पिछले भागों में पढ़ा था, विशाल स्नानागार उन्होंने देखे हैं। वेदियों को अनुष्ठानों से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया कि अनुष्ठानों का जब आयोजन होता था तो शायद वे हवन करते होंगे, इसीलिए ये वेदियां होंगी। और विशाल स्नानागार जो थे वहां पर वे सब मिलकर एक साथ स्नान किया करते होंगे, ऐसा वे कहते हैं। फिर मोहरों में भी आनुष्ठानिक दृश्य देखने को मिलते हैं। तो फिर इससे सिद्ध होता है कि शायद जो है उसी समय मोहरें निकाली जाती होंगी या प्रयोग होती होंगी। तो इसीलिए अनुष्ठानिक दृश्यों की महत्व बताने के लिए शायद मोहरों में वे बताते होंगे। तो इस प्रकार ये कहते हैं। फिर कुछ में पेड़ पौधे बने हुए हैं, और तो इससे पता चलता है कि शायद वे प्रकृति की पूजा करते होंगे। तो कुछ मोहरें ऐसी मिली हैं जहाँ वे पेड़ पौधे मिले हैं, कुछ चित्र मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं ऐसी। तो उसमें ऐसा लगता है शायद वे प्रकृति की पूजा भी करते होंगे। फिर मोहरों में एक सींग वाले जानवर जो है वो ऐसा लगता है पुरातत्वविदों को कि वह शायद काल्पनिक जानवर होगा। उनकी कल्पना होगी कि वो कोई जानवर और उसके सिर के ऊपर यहाँ पर एक सींग था, तो ये काल्पनिक जानवर होगा, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। बच्चों कुछ जो है मोहरों में पालती मारे हुए एक योगी दिखाया गया है। एक योगी है और उसकी ऐसे पालती मारे हुए जो मोहरे में चित्र बना है, और कभी कभी यह जानवरों से घिरा हुआ दिखता है। तो इसे उन्होंने आदि शिव का नाम दिया है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों चित्र, ये वाला चित्र, ये आदि शिव का चित्र है। और वो कह रहे हैं कि ये जो है मोहर में, और यहाँ पर उनके घुटने में उन्होंने ऐसे योगी की मूर्ति है और चारों तरफ यहाँ पर जानवर है। तो इस को उन्होंने आदि शिव की मोहर, आदि शिव की संज्ञा दी है। तो ये दृश्य उन्हें मिला है, और इसमें
ये कहते हैं कि शायद शिव को वे इस रूप में पूजा करते थे। इसके साथ ही शिवलिंग भी मिले हैं वहाँ पर। तो शिवलिंग जो थे उनके समान जैसे जैसे उन्हें पत्थर मिले तो उन्होंने उसको शिवलिंग ही मान लिया। लेकिन हो सकता है ये शिवलिंग ना हो, खिलौने हो कुछ, और कुछ पुरातत्वविद इन्हें शिवलिंग कहते हैं। फिर बच्चों पुरातत्वविद आरंभ तथा बाद की परंपराओं में समानता देखते हैं। शुरुआत की परंपराएं और बाद की परंपराएं, इनमें समानता देखते हैं। क्यों? क्योंकि वे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। पहले उन्हें जो पता है आज के समय में, उससे वो पीछे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात वे वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं। अब हम ये जो शमन की मूर्ति आपने ऊपर देखा आदि शिव, उसके बारे में देखते हैं कि ऋग्वेद में जो रुद्र नामक देवता है उनका उल्लेख मिलता है, और जो बाद की पौराणिक कथाओं में जिन्हें शिव का नाम दिया, ऋग्वेद में जिन्हें रुद्र कहते थे, और उसके बाद की जो पौराणिक परंपराएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें उस रुद्र जो नामक देवता है उन्हें शिव के नाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन शिव को ऋग्वेद में पशुपति नहीं कहा है और न ही उसे योगी कहा है, योगी के नाम के रूप में चित्रित किया है। तो इसलिए कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि ये शमन है, शमन की संज्ञा दी है। ये जो चित्र है वो कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि ये शमन होंगे। और शमन कौन थे? शमन वो लोग हुआ होते थे जो कि जादू टोना जानते थे, जो कि ऊपरी जो दुनिया है, बाहरी दुनिया, उससे संपर्क साधना जानते थे, जो ऐसी विद्याओं में प्रवीण थे जो कि चिकित्सा कर दें और चमत्कारी चिकित्सा कर दें, तो उन्हें शमन की संज्ञा दी है। तो कुछ पुरातत्वविद इन्हें आदि शिव की संज्ञा देते हैं और कुछ पुरातत्वविद इन्हें शमन की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।